हे एवरीवन, वेलकम टू एलिवेटर। एलिवेटर में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के, जिसका ये सेट 4 है, भाग 4। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला सवाल है, भारत सरकार का जीईएम पोर्टल संबंधित है। ये भी करंट का क्वेश्चन है और आप देख रहे होंगे कि भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनसे संबंधित काफी क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये एक और क्वेश्चन है। तो आपको योजनाएं जो स्कीम्स हैं वो बिल्कुल नहीं छोड़नी है, ठीक है। तो बात करते हैं जीईएम पोर्टल की। जीईएम पोर्टल क्या है? देखो, अब देखो होता क्या है, इंडिया में जो एमएसएमई है, जो लघु उद्योग है, लघु एवं कुटीर उद्योग, जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर हैं, जो स्मॉल छोटे छोटे काम करते हैं, जो वेंडर का काम करते हैं या छोटे लोग हैं, तो धीरे धीरे इनका क्या हो रहा है, ये डिक्लाइन करते चले जा रहे हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन आया उसके बाद से ही ये डिक्लाइन करना स्टार्ट कर गया। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ हथकरघा का, ठीक है। हथकरघा एक उद्योग है जो पहले बहुत प्रॉफिटेबल था, काफी फायदा इसमें होता था, लोग काम करते थे, हाथ से बनी हुई चीजों की डिमांड बहुत थी। तो अभी सरकार ने क्या किया, इन लोगों को प्रमोट करने के लिए एक पोर्टल बनाया था, जीईएम पोर्टल, ठीक है। और ये अभी नहीं बनाया था, ये 2016 या 15 की बात है, जीईएम पोर्टल जो बनाया था सरकार ने। और ये शायद 2016, हाँ 2016 में बनाया था। और इस पोर्टल का उद्देश्य यही था कि सरकार इन सब लोगों को प्रमोट करेगी। मान लिया कोई हथकरघा का काम करता है या कोई साड़ी पे एम्ब्रॉयडरी कर रहा है, तो उसका जो आइटम है, उसका जो रेट है, जो रेट वो चाहता है, वो रेट सरकार अपने इस पोर्टल पे डाल देगी। अब जिसको खरीदना है वो खरीद लेगा, जिसको और एक बेचने वाला होगा, एक खरीदने वाला होगा, और पोर्टल का यूज सरकार के द्वारा किया जाएगा। अब इससे फायदा ये होगा कि ये जो हथकरघा वाला इंसान है, ये तो अपना ऐप डेवलप नहीं कर सकता, और सरकार पे लोगों को भरोसा भी है। तो सरकार अगर कोई चीज डालेगी तो उसमें क्या हो सकता है, लोग आएंगे इनोवेटिव तरीके से और उस चीज को खरीद भी पाएंगे। तो इससे इन सब लोगों को क्या होगा, दोबारा से थोड़ा सा फायदा मिलेगा सरकार के थ्रू। अब सरकार ये सब क्यों कर रही है? सरकार का मतलब है कि कोई भी देश है उसमें ग्रोथ आपको बढ़ानी है, ठीक है। आपकी ग्रोथ बढ़ेगी तो इसके हिसाब से आपका डेवलपमेंट बढ़ेगा, ठीक है। डेवलपमेंट बढ़ेगा तो आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, ठीक है। अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो पॉवर्टी, गरीबी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सरकार को ग्रोथ बढ़ानी है तो इन सब की ग्रोथ बढ़ाओ, ठीक है, इनकी भी बढ़ाओ। ये नहीं कि सिर्फ बिजनेसमैन ही बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है। तो सरकार का जीईएम पोर्टल से यही संबंधित था। तो अब हम देखते हैं अभी रिसेंटली क्या हुआ है। सरकार ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट करी है, जीईएम संवाद। अब इसमें सरकार फीडबैक भी ले रही है कि और क्या चीजें हो सकती हैं बेहतर, और इसमें और एडवांसमेंट की क्या क्या चीजें और बढ़ाई जा सकती हैं, इसको लेकर भी सरकार काम कर रही है। तो ये लेटेस्ट बिल्कुल 2020 में हुआ था, तो ये आपको याद रखना होगा, जीईएम संवाद, ठीक है। ऑप्शन पे आते हैं कि जीईएम पोर्टल क्या है, दूरस्थ शिक्षा, टेलीमेडिसिन, सार्वजनिक खरीद। हाँ, तो सही आंसर होगा पब्लिक प्रोक्योरमेंट, सार्वजनिक खरीद, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जीईएम ई मार्केट प्लेस है ये गवर्नमेंट का, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, अगेन स्कीम से ही क्वेश्चन है। भारत सरकार द्वारा बनाया गया मुद्रा बैंक का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मुद्रा बैंक विच वाज रिसेंटली सेट अप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? अब देखो, मुद्रा बैंक का अगेन यही फिर से एमएसएमई जो सेक्टर है, जो छोटे उद्योग हैं, जो मझले उद्योग हैं, जो लघु उद्योग हैं, इनको क्या करना है, प्रमोट करना है, इनका उद्योग बढ़ाना है, ठीक है। क्योंकि सरकार सारे लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स नहीं दे सकती है, इसीलिए सरकार कहती है जॉब क्रिएटर बनो, जॉब लेने वाले नहीं, जॉब देने वाले बनो। तो ठीक है, तो इसी के उद्देश्य से भारत सरकार ने 2015 में मुद्रा बैंक स्टार्ट किया था। ये अप्रैल 2015 की बात है। और इसका ये फुल फॉर्म से ही आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म लिखी है, माइक्रो यूनिट। माइक्रो मतलब छोटी यूनिट, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। अब इनको क्या किया जाएगा, फाइनेंस किया जाएगा सरकार के द्वारा। अभी देखो, अभी सरकार प्रमोट कर रही थी जीएम पोर्टल पे, अब सरकार क्या कर रही है, फाइनेंस कर रही है। अब इसमें 3 तरह के लोन दिए जाते थे, शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण। शिशु लोन जो है इसमें 50,000 रुपए सरकार देती थी, किशोर वाले में 5 लाख रुपए देती थी, तरुण वाले में 10 लाख रुपए देती थी, ठीक है। तो छोटे उद्योग आप कोई भी लगा सकते हैं, जैसे आपको एक बर्गर शॉप खोलना है, एक छोटा सा ठेला लगाना है, या आपको कुछ भी लगाना है, तो 50,000 रुपए आपके लिए अब उसमें वो खोल सकते होंगे। और काफी ज्यादा महिलाओं को इससे फायदा भी हुआ था मुद्रा बैंक से, सरकार की 2016-17 में जब रिपोर्ट आई थी। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, आरबीआई ने एक अनाउंसमेंट किया है कि हमारा मुद्रा बैंक से एनपीए बढ़ रहा है। अब एनपीए क्या होता है,
ऐसा पैसा जो परफॉर्म नहीं करे, मान लिया सरकार ने ये 50,000 रुपए दिए, अब ये 50,000 रुपए वापस नहीं पहुंचे सरकार के पास, है ना, क्योंकि इन्होंने जो धंधा शुरू किया वो चल ही नहीं पाया। तो ऐसा पैसा जो परफॉर्म नहीं करता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, पैसा को हम इकोनॉमिक के टर्म में एसेट बोलते हैं, तो ऐसा एसेट जो परफॉर्म नहीं कर रहा है वो सरकार के लिए बन जाता है एनपीए। तो आरबीआई कह रही है कि हमारा एनपीए बढ़ता जा रहा है मुद्रा बैंक के थ्रू, ये रिसेंटली बात है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है कि मुद्रा छापना तो इसका कार्य नहीं होगा, कर मुक्त आय को जमा करने की अनुमति नहीं, गरीबों को बीमित करना नहीं, सूक्ष्म उद्योगों को ऋण उपलब्ध करवाना, टू प्रोवाइड लोन टू माइक्रो एंटरप्रेन्योर, तो डी आंसर इसका सही होगा। अगले सवाल पे आते हैं। ये फिर देखो, ये जो दिल्ली पुलिस का पेपर है, आप देखोगे कि इसमें स्पेसिफिकली उन्होंने लिखा है कि इंडिया और इंडिया के आसपास जो कंट्रीज हैं, हमारे पड़ोसी राज्य, ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल को लेकर विवाद है ना। तो आसपास के जितने भी देश हैं उनको लेकर जो भी विवाद है वो आपको याद रखने होंगे, ठीक है। इसमें मैंने कुछ कुछ चीजें लिखी हैं। अब आप देखोगे ये सिक्किम है, सिक्किम के ऊपर यहाँ से एक नदी निकलती है और ये ऐसे होके बांग्लादेश में चली जाती है, ठीक है। अब ये जो नदी निकलती है, इस नदी का नाम है तीस्ता, ठीक है। अब इस तीस्ता नदी का बांग्लादेश बोलता है कि भारत ज्यादा उपयोग करता है और हमें कम उपयोग करने को मिलता है, क्योंकि ये यहां से निकली है। अब मान लिया तुमने यहाँ एक हाइड्रो पावर प्लांट लगा लिया जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, तो पानी आपने यहीं ज्यादा रोक लिया, ठीक है। तो बांग्लादेश से हमारी तीस्ता रिवर को लेकर विवाद है, ठीक है। ऐसे ही नेपाल का यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा काला पानी, तो अभी रिसेंटली नेपाल के साथ हमारा कौन सा विवाद है, काला पानी विवाद है, ठीक है। यहाँ पे एक नदी है काला पानी, उसको लेके वहां पे टेरिटरी को लेके विवाद हुआ है, ठीक है। इसके बाद चाइना से आप सभी को पता है एलएसी पे जो विवाद चल रहा था, ठीक है, प्योंग प्योंग लेक हो चाहे वो गालवान घाटी हो, ये सब आपको याद करके जाना होगा। पाकिस्तान के साथ हमारा पीओके को लेकर विवाद है ही, एलओसी। यहाँ पे एक जगह इसको हम बोलते हैं सर क्रीक, तो सर क्रीक जो विवाद है ये हमारा पाकिस्तान से गुजरात में है, ठीक है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में भी हमारा विवाद है चाइना के साथ, ठीक है। ये जो सिक्किम जहां पे मैंने बनाया, इसी के आसपास आप देखोगे यहाँ पे एक जगह है डोकलाम, डोकलाम। तो ये डोकलाम विवाद भी हमारा किसके साथ है, चाइना के साथ है। आपको याद होगा 2014 में 2014 में ये विवाद काफी बढ़ गया था, ठीक है। और ये हमारी नेबरिंग कंट्री है, ठीक है। नेबरिंग कंट्रीज को याद करने की एक ट्रिक होती है जो मैंने यहाँ पे लिखी है बचपन में, MBA। बी से बांग्लादेश, सी से चाइना, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल, एम से म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। और इसी ऑर्डर में ये जो देश हैं इनकी सीमा भी लगती है। सबसे ज्यादा सीमा बनाता है बांग्लादेश, फिर चाइना और फिर पाकिस्तान, ठीक है। और बाद में नीचे सबसे कम बनाता है अफगानिस्तान, ठीक है। सो भारत और बांग्लादेश के बीच तिस्ता नदी क्या है भाई, विवाद है, ठीक है। कोसी जो है इसे बिहार का शोक कहते हैं, ठीक है। बिहार का शोक है। शोक क्यों है, क्योंकि आप देखोगे कि कोसी का जो जल बहाव है वो इतना बढ़ जाता है और अभी चल भी यही रहा है इस नदी का, और पूरे बिहार में बाढ़ आ जाती है, ठीक है, कोसी नदी को लेके। ब्रह्मपुत्र आप देखोगे कि मानसरोवर लेक से निकलती है और बाद में आसाम होती हुई है बांग्लादेश में गंगा से जाके मिल जाती है। गंगा तुम सबको पता ही है, गंगोत्री हिमानी से निकलती है और 2525 किलोमीटर इसकी क्या है, लेंथ है, और भारत की सबसे लंबी नदी है। अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखो एनवायरनमेंट से एक और सवाल, रियो शिखर सम्मेलन संबंधित है, ठीक है। अब देखो रियो समिट, आपको एनवायरनमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो याद रखनी पड़ेंगी, समिट्स वगैरह। अब हुआ क्या था कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेके और 1945 तक ये चला था, ठीक है। और इसमें एज अ न्यू पावर इमर्ज हुआ था यूएसए, ठीक है। यूएसए नया पावरफुल कंट्री बना था, और पावरफुल बना तो इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत बढ़ावा दिया, औद्योगिकरण बहुत हुआ। अब औद्योगिकरण इतना हुआ कि 10 साल के बाद यहाँ 60 के दशक में, 60 और 70 के बीच में बहुत सारी प्रजातियां थी जो पक्षियों की, है ना, पक्षियों की प्रजातियां लुप्त होने लग गई। तो अमेरिका के लोग हैं उनको बहुत सारा कंसर्न हुआ कि नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ये पक्षी विलुप्त होते चले जा रहे हैं। तो अब यहाँ से पर्यावरण को लेकर आवाज उठना स्टार्ट हुआ, और पहली बार स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ 1972 में, और ये पर्यावरण जागरूकता को लेकर करवाया गया, ठीक है। अब जब ये सम्मेलन हुआ तो यहाँ पे यूएन सामने आया, और यूएन ने बोला कि हम एक बॉडी बनाएंगे जो इस पे क्या करेगा, देख करेगा कि कितना टारगेट हम सेट कर रहे हैं और कितना हम अचीव कर रहे हैं। तो ये एक बॉडी बनी यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 1972, आप याद रखोगे यूएनईपी कब बनी, तो 1972। और यहीं से पहली बार आपको पता है एक वर्ड सामने आया,
वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। और विश्व पर्यावरण दिवस हमने कब मनाना स्टार्ट किया? 1974। आप सभी को पता होगा कि 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 1000 बार ये क्वेश्चन आ चुका है कई एग्जाम्स में, ठीक है। अब हुआ क्या, 1972 में ये सम्मेलन हुआ, फिर इसकी 10 साल बाद 10वीं जो एनिवर्सरी थी, सालगिरह थी, उसमें एक और सम्मेलन करवाया गया, नैरोबी सम्मेलन। इसमें हमने बात करी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, सतत विकास की, ठीक है। सतत विकास का मतलब है कि ऐसा विकास करें जिससे जो हमारी आगे वाली पीढ़ी हो उनके लिए, देखो जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, वो सीमित है। कोयला एक टाइम पे खत्म हो जाएगा, ऑयल एक टाइम पे खत्म हो जाएगा, ठीक है, स्टील, लोहा सब एक टाइम पे खत्म हो जाएगा। तो हमें बहुत ज्यादा मात्रा में यूज नहीं करना है, हमें इतना यूज करना है कि आज का टाइम और भविष्य में आने वाले बच्चों के लिए भी वो चीजें बची रहें। इसी को बोलते हैं सतत विकास, ठीक है। सो नैरोबी में सम्मेलन हुआ और इसके कुछ गोल सेट किए गए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होंगे। पहले ये गोल 8 थे, अभी बढ़ाकर 17 कर दिए गए हैं, ये याद रखोगे। क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं, तो आंसर होगा 17, ठीक है। उसके फिर 10 साल के बाद 20वीं एनिवर्सरी मनाई गई और 20वीं एनिवर्सरी को ही हम कहते हैं रियो सम्मेलन। रियो ये जगह है, ये ब्राजील में पड़ती है और ब्राजील में इसी सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन भी बोला गया। अभी तक हम पर्यावरण की बात कर रहे थे, लेकिन अब हमने कहा कि अब हम बायोडाइवर्सिटी बचाएंगे, पूरे बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे, ठीक है, जिसमें हर प्राणी की बात होगी। अब क्वेश्चन के आंसर पे देखते हैं। रियो शिखर सम्मेलन संबंधित है वेटलैंड से, ओजोन से, ग्रीन हाउस से या जैव विविधता पर सम्मेलन से, तो हाँ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से, तो डी सही आंसर हो जाएगा। दो चीजें और याद रखोगे इसी के साथ साथ, जब जागरूकता बढ़ी तो 1987 में एक मॉन्ट्रियल कनाडा में सम्मेलन हुआ और उसमें ये बोला गया कि हम ओजोन परत जो कम होती चली जा रही है उसको कैसे बचाना है, ठीक है, कार्बन को कम करना है। और उसके 10 साल के बाद क्योटो जापान में एक और सम्मेलन हुआ, इसमें ग्रीन हाउस गैसेस की बातें करी कि ग्रीन हाउस गैसेस को कैसे कम करना है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है ईवीएस से, इन्वायरमेंट सेक्शन से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन समुद्र में असाधारण वीरता के लिए आईएमओ अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला बनी है? पहली महिला बनी है, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे। ये बात है 2016 की। आईएमओ है क्या? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है। देखो ये इंडिया है और इंडिया के बाद ये पूरा वर्ल्ड है। अब अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो पानी बहुत है और पानी के साथ साथ शिप्स चलते हैं, शिप्स से हमारा ट्रेड हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है। तो इसमें इसकी सिक्योरिटी कौन लेगा, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, इन सब चीजों को मेजरमेंट कौन करेगा, इन सब चीजों को पैमाना कौन देगा कि किसका कितना बाउंड्री है। तो इन सब चीजों के लिए इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया और ये कब बनाया गया? तो 1948 में बनाया गया, ठीक है। और आप जब ब्रेवरी दिखाते हो तो ब्रेवरी के लिए एक अवार्ड चालू किया गया था इन्होंने, आईएमओ ब्रेवरी अवार्ड, ठीक है। सो हुआ ये था कि 2016 में ये जो राधिका मेनन थी, इन्होंने 7 मछुआरे जो फिशरमैन थे उनकी जान बचाई थी। हालांकि उसमें बाद में कुछ लोग मर गए थे, लेकिन अपने जान पे खेलते हुए इन्होंने, और ये नेवी से रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर होगा राधिका मेनन, ओके। So the next question is the water pollution in the rivers are measured by, ठीक है। सो जो नदियों में जल प्रदूषण के स्तर को मापा जाता है। अब देखो ये नदी है, ठीक है, इसमें पानी बह रहा है। अब ये जो पानी बह रहा है नदी में, तो इससे हमने 1 लीटर पानी निकाल लिया। अब इस 1 लीटर में होता क्या है, ये जो पानी है इसमें देखा जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। इस पानी में जो ऑक्सीजन घुला हुआ है उसकी डिमांड कितनी है। अगर डिमांड ज्यादा है तो इसका मतलब है कि पानी प्रदूषित है। अब देखो ऑक्सीजन की डिमांड कब होगी? जब इसमें बैक्टीरिया होंगे, छोटे छोटे बैक्टीरिया होंगे, तभी तो डिमांड ज्यादा होगी। तो इसी को बोला जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर डिमांड ज्यादा है तो प्रदूषण ज्यादा है, अगर डिमांड कम है तो प्रदूषण कम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की विघटित मात्रा। अगले सवाल पे चलते हैं। हग हेफनर का सितंबर 2017 में निधन हो गया, वे संस्थापक थे, ठीक है। तो ये देखो निधन आपको याद रखना होगा, कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी अगर है जिसका निधन होता है। और ये प्लेबॉय मैगजीन एक चलती है अमेरिका में, जिसके क्या थे, ये फाउंडर थे, ठीक है, प्लेबॉय मैगजीन। अगले सवाल पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल थे? आप सभी को पता है कि 25 जुलाई 2017 को ये राष्ट्रपति बने थे, तो बहुत ऑब्वियस था कि सवाल आना चाहिए था। और ये भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं
और इससे पहले ये बिहार के राज्यपाल थे, ठीक है। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 52 डील करता है प्रेसिडेंट से, 63 डील करता है वाइस प्रेसिडेंट से और 74 डील करता है प्राइम मिनिस्टर से, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। अब ये तीनों याद करना बहुत आसान है क्योंकि तीनों के बीच में गैप है कितने का, 11-11 का। तो 52-11 63, 63-11 74। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर खुले में शौच मुक्त होने वाला पहला शहर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जितना अवेयर रहेंगे आप उतने ही सही क्वेश्चन करके आ जाएंगे। तो 2014 में हमने चालू किया था स्वच्छ भारत मिशन। हमने बोला था कि 2019 में जब हम महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाएंगे तब तक सारे शहर और गांव को क्या कर देंगे, हम शौच मुक्त कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए पहला शहर आपसे पूछा गया है, तो फर्स्ट सिटी वाज मैसूर। ओके, मैसूर पहला शहर था। और अगर हम स्टेट की बात करें तो पहला स्टेट जो हुआ था खुले में शौच मुक्त वो सिक्किम था, और सेकंड जो हुआ था वो हिमाचल प्रदेश था, ठीक है। सिक्किम से एक चीज और याद रखोगे, सिक्किम पहला ऑर्गेनिक स्टेट भी है, ठीक है, ऑर्गेनिक स्टेट। अगले सवाल पे चलते हैं। कौन सा राज्य टाइगर कॉरिडोर में एक नहर पर पर्यावरण के अनुकूल पुल का विकास कर रहा है? विच स्टेट विल डेवलप एन इको फ्रेंडली ब्रिज? अब देखो इको फ्रेंडली ब्रिज क्या होता है, कवर अ कैनाल कटिंग अक्रॉस अ टाइगर कॉरिडोर। मान लिया यहाँ पे कोई टाइगर रिजर्व है, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा स्टेट लग गया। अब इधर टाइगर जा नहीं पा रहे और ये जगह भी कम है, ठीक है। तो टाइगर के लिए कम जगह है तो ये एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं आगे चल के, तो इतनी ही जगह में ये रहेंगे तो इनकी ग्रोथ नहीं होगी। तो अभी तेलंगाना ने क्या किया, महाराष्ट्र और तेलंगाना लगता है, तो तेलंगाना ने यहाँ पे एक ब्रिज बना दिया, एक कॉरिडोर, और यहाँ पे तेलंगाना का बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, ठीक है। तो ये अभी ये टाइगर यहाँ से निकल के इस फॉरेस्ट में घूम सकते हैं, ठीक है। अब ये घूमेंगे तो ये एक्सप्लोर करेंगे, इनका भी ग्रोथ होगा। तो ये काम किया गया तेलंगाना के द्वारा, ठीक है। तो अनुकूल पुल का विकास किसने किया, तेलंगाना, ठीक है। कौन सा टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो टाइगर रिजर्व है टडोबा, टडोबा टाइगर रिजर्व है ना, तदोबा जो महाराष्ट्र में है, टडोबा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र की बात करी थी, ठीक है। अब हम रिसेंट की अभी की बात करें तो अभी 2019 में भारत सरकार ने सेंसस जारी किया है शेरों का, टाइगर का, इनका चीते का सेंसस 2018 में इनकी दोबारा जनगणना हुई, और भारत में इस सेंसस के द्वारा 2967 2967 टाइगर हैं। अभी सबसे ज्यादा टाइगर एमपी में है, और एमपी को इसीलिए टाइगर स्टेट भी बोला जाता है, ठीक है। सो अभी दोबारा से एमपी फर्स्ट नंबर पे आ गया है, बीच में नीचे चला गया था। तो सबसे ज्यादा टाइगर एमपी में, फिर कर्नाटक में, फिर उत्तराखंड में, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ चीजें आपको मैं फैक्चुअल बता देता हूँ। भारत में सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था 1973 में, जब हमारी पीएम थी इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी पीएम थी उनके टाइम पे, फिर टाइगर का कंजर्वेशन करना स्टार्ट किया, फिर हमने टाइगर रिजर्व बनाने स्टार्ट किए। अब ये जो टाइगर है इनका मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। अगर आपने टाइगर रिजर्व बनाए तो मैनेजमेंट करने के लिए एनटीसीए बनाया गया बाद में, काफी टाइम के बाद 2005 में। एनटीसीए क्या है, तो एनटीसीए है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, और ये बना था 2005 में, ये याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है। ऐसे ही 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया था, एलिफेंट को सुरक्षा देने के लिए हाथियों को, ठीक। ये क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया था 2016 में 2-3 बार, ठीक है। एक और फैक्चुअल क्वेश्चन है, टाइगर मैन किसको कहा जाता है, तो कैलाश शांखला इनको टाइगर मैन कहा जाता है। और ऐसे ही आप वर्ड मैन भी याद रख सकते हैं, वर्ड मैन किनको कहा जाता है, तो सलीम अली को कहा जाता है। आपने एक पिक्चर देखी होगी रोबोट 2 है ना, 2.0, तो उसमें जो वो पक्षी राजा हैं वो सलीम अली ही हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आज के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस स्कीम से रिलेटेड थे। तो गवर्नमेंट की जितने भी स्कीम्स हैं वो सारी इंपॉर्टेंट हैं, आपको 2019 और 20 की जो मेजर स्कीम्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए, और जितना आप अवेयर रहेंगे चीज़ों से आप उतना ही बेहतर कर पाएंगे अपने एग्जाम्स में, ठीक है। बाकी थैंक यू, धन्यवाद, स्वस्थ रहें, घर पे रहें।